ट्रेनिंग में गए डीपीओ 9,000 से अधिक नियोजित शिक्षकों का वेतन फंस गया है। और आज के शिक्षक न्यूज़ अपडेट जानने से पहले हमारे चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। शिक्षक न्यूज़ अपडेट बिहार के लिए यहाँ पे पहला जो न्यूज़ है वह है सिवान से, जहाँ पर समग्र शिक्षा अभियान के डीपीओ जो हैं अवधेश कुमार विभागीय ट्रेनिंग में 16 नवंबर तक के लिए चले गए हैं। इस वजह से सर्व शिक्षा अभियान के डीपीओ का पद खाली है। इसमें समग्र शिक्षा के तहत मिलने वाले 9,000 से ज़्यादा शिक्षकों का वेतन भुगतान का मामला भी फंस गया है। इस वजह से आवंटन रहने के बाद भी दशहरा शुरू होने पर नियोजित शिक्षकों का वेतन भुगतान नहीं हो पा रहा है। राज्य मुख्यालय ने जिले के शिक्षकों के लिए अगस्त माह का वेतन भुगतान करने के लिए राशि का आवंटन कर दिया है। डीई और डीपीओ को निर्देश दिया कि 24 घंटे के अंदर शिक्षकों का वेतन भुगतान करने के बाद राज्य मुख्यालय को उपलब्ध जानकारी कराई जाए। यह राशि सर्व शिक्षा अभियान के तहत खाते में आई है। शिक्षकों के वेतन डीपीओ कार्यालय से होता है। रुपए रहने के बाद भी नहीं मिल पा रहे हैं। यहाँ पर नियोजित शिक्षकों का वेतन सर्व शिक्षा अभियान के खाते में शिक्षकों के वेतन की राशि आ गई है, लेकिन डीपीओ के नहीं रहने की वजह से राशि स्थापना शाखा को हस्तांतरित नहीं हो पा रही है। यह राशि नियोजन इकाइयों के खाते में शिक्षकों का वेतन भुगतान से किया जाता है। अभी किसी दूसरे डीपीओ को सर्व शिक्षा अभियान का डीपीओ का वित्तीय प्रभार नहीं दिया गया है। जब तक किसी दूसरे डीपीओ को वित्तीय प्रभार नहीं मिलेगा उस समय तक राशि का ट्रांसफर करना संभव नहीं होगा। और इधर आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं नियोजित शिक्षक। शारदीय नवरात्रा के मौके पर शिक्षकों के पैसे की जरूरत है, लेकिन उनका वेतन भुगतान नहीं हो पा रहा है, इसलिए उन्हें पर्व की तैयारी करने में अधिक कठिनाई हो रही है। समग्र शिक्षा के डीपीओ 27 सितंबर से ही ट्रेनिंग में गए हैं, लेकिन अभी तक उनका द्वितीय प्रभार अन्य डीपीओ को नहीं दिया गया है। और अगस्त के वेतन के लिए जिले को राशि उपलब्ध है। इसके बाद भी नियोजित शिक्षकों का जो वेतन भुगतान है वह नहीं हो पा रहा है। डीपीओ साहब जो है यहाँ पर ट्रेनिंग में चले गए हैं। एक सप्ताह के तक उम्मीद नहीं है। राशि ट्रांसफर होने के बाद स्थापना शाखा के डीपीओ द्वारा शिक्षकों के वेतन एडवाइस वेतन भुगतान के लिए बैंक में भेजा जाता है। इसी तरह शिक्षकों का इस सप्ताह में वेतन भुगतान होना संभव नहीं दिख रहा है, जबकि शिक्षकों का 2 माह का वेतन बकाया है। 2 माह के वेतन के एवज में 1 माह की राशि का आवंटन प्राप्त हुआ है, लेकिन 1 माह का भी वेतन भुगतान नहीं होने से शिक्षकों के बीच नाराजगी उत्पन्न हुई है। अगली अपडेट की यहाँ बात करें तो जिलों में जो है राशि उपलब्ध हो चुकी है अगस्त तक के वेतन भुगतान के लिए, और कई जिलों में वेतन भुगतान की प्रक्रिया शुरू हो गई है और कई जिलों में हो रही है। मंगलवार तक बैंक संभवतः खुले हुए हैं। देखना दिलचस्प होगा कि नियोजित शिक्षकों का क्या वेतन भुगतान जो जियो भी है और ऐसे से दुर्गा पूजा में जो उनका भुगतान हो पाता है अथवा नहीं, यह फिलहाल समय बताएगा। यहाँ पर हम अगली अपडेट को लेते हैं। प्राथमिक स्कूल के नियमित 1 लाख शिक्षकों को अब 3 वित्तीय उन्नयन का मिलेगा लाभ। प्रदेश के राजकीय प्रारंभिक विद्यालयों के सहायक शिक्षक और प्रधानाध्यापकों को भी दूसरे राज्यों के कर्मियों की भांति सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना का लाभ मिलेगा। इसके लागू होते ही यह नियोजित शिक्षकों को छोड़कर वर्ग के 1.25 लाख से अधिक शिक्षकों के अगले ग्रेड पे में पहुंच जाएंगे। उसी के हिसाब से उनका वित्तीय लाभ भी बढ़ जाएगा। दरअसल इस योजना के प्रभावी होने से वित्तीय लाभ हासिल हो सकेंगे। इसके साथ ही संबंधित समय अवधि तक नौकरी करने वाले अवकाश प्राप्त कर चुके शिक्षकों को भी वित्तीय लाभ मिलेगा। शिक्षा विभाग ने शुक्रवार को इस आशय का संकल्प जारी किया है। MSPS 1 जनवरी 2009 से प्रभावी है, जिसके तहत 10 से 20 आयु और 30 वर्षों की सेवा पूरी करने वाले प्रथम, द्वितीय और तृतीय वित्तीय उन्नयन का लाभ शिक्षकों को हासिल होगा। संकल्प के मुताबिक शिक्षा विभाग ने निर्णय राज्य वेतन आयोग की अनुशंसा में लिया है। जानकारी के अनुसार योजना के कार्यान्वयन क्रम में वैसे शिक्षक जिन्हें वरीय योजना अथवा प्रथम उन्नयन स्वीकृति है उन्हें प्रथम वित्तीय उन्नयन, जिन शिक्षकों को प्रवर वेतनमान या द्वितीय उन्नयन स्वीकृति है उन्हें द्वितीय वित्तीय उन्नयन दिया हुआ माना जाएगा। अगली अपडेट की यहाँ चर्चा करें। कोर्ट ने टीईटी एसटीईटी उत्तीर्ण नियोजित शिक्षकों को दिया है राहत। 8 साल की सेवा पूरी करने वाले टीईटी उत्तीर्ण भी प्रधान शिक्षक की परीक्षा दे सकेंगे। पूरा अपडेट इस प्रकार है। पटना हाईकोर्ट ने एक
निर्णय दिया है, जिसके तहत टीईटी शिक्षक को अंतरिम राहत देते हुए प्रधान शिक्षकों के पद की बहाली में शामिल होने की अनुमति दिया है। मुख्य न्यायाधीश संजय करोल एवं न्यायमूर्ति एस करोल की खंडपीठ ने टीईटी उत्तीर्ण नियोजित संघ की याचिका पर सुनवाई करते हुए निर्देश दिया। प्रधान शिक्षक नियुक्ति नियमावली को भ्रामक बताकर हाईकोर्ट में चुनौती दी है। याचिका में कहा कि टीईटी उत्तीर्ण शिक्षक बहाली 2014 के बाद हुई है। ऐसे में बेसिक ग्रेड के शिक्षक की न्यूनतम नियुक्ति 8 साल पूरी नहीं हो रही है, इसीलिए उन्हें जो है प्रधान शिक्षक बहाली में भी शामिल होने का मौका दिया जाए। इसी की सुनवाई करते हुए पटना हाई कोर्ट की खंडपीठ ने अंतरिम राहत देते हुए याचिकाकर्ता को प्रधान शिक्षा की परीक्षा देने की अनुमति इस शर्त के साथ दिया कि परीक्षा का परिणाम इस मामले पर कोर्ट के अंतिम फैसले पर निर्भर करेगा। इधर शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने कहा है कि हम अभी आदेश नहीं देखा है, इसे देखने के बाद ही इस पर कुछ कहा जा सकता है। यहाँ अगले 2012 से 2017 के बीच रिटायर कॉलेज के प्राचार्यों को मिलेंगे 3 साल का वेतन। हाई कोर्ट ने भत्ता और सेवानिवृत्ति लाभ देने का दिया है निर्देश। पीयू और पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के 2 प्राचार्यों को मिलेगा इसका लाभ। पटना हाई कोर्ट ने अपने एक अहम फैसले में तय किया कि राज्य के तमाम विश्वविद्यालय प्राचार्य जिनकी सेवानिवृत्ति 2012 से 17 के बीच है महज 62 साल में हो गई, उन्हें कॉलेज शिक्षक मानते हुए उनकी सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष मानी जाएगी। और वो कालखंड में जो कॉलेज प्रिंसिपल 62 की उम्र में रिटायर हुए हैं, हाई कोर्ट ने उन्हें 3 साल का वेतन भत्ता और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ भी देने का आदेश दिया है। न्यायमूर्ति इसामुद्दीन अमानुल्लाह की एकल खंडपीठ ने डॉक्टर राकेश कुमार वर्मा द्वारा 1 दर्जन से अधिक प्राचार्यों की तरफ से दायर रीट याचिका को मंजूर करते हुए फैसला दिया। रीट याचिकाकर्ता की ओर से वरीय अधिवक्ता पीके शाही, एडवोकेट अभिनव श्रीवास्तव ने बहस किया। हाई कोर्ट ने इस फैसले पटना और पाटलिपुत्र के एक प्राचार्य को लाभ मिलेगा। पटना विश्वविद्यालय में पटना लॉ कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर राकेश कुमार वर्मा और पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय, जो कि पहले मगध विश्वविद्यालय का हिस्सा था, में कॉलेज ऑफ कॉमर्स आर्ट्स एंड साइंस के पूर्व प्राचार्य प्रोफेसर बवन सिंह को इसका लाभ मिलेगा। और इधर जो शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव का कहना था कि 1100 नियोजन इकाइयों में 15 दिसंबर के बाद काउंसलिंग की जाएगी। प्रारंभिक स्कूलों में शिक्षक बहाली के मामले पर 1100 नियोजन इकाइयों के में 10,000 से अधिक लगभग 1 लाख अभ्यर्थियों की काउंसलिंग 15 दिसंबर के बाद होगी। अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने काउंसलिंग कराने का अनुरोध करने आए अभ्यर्थियों से कहा कि निर्वाचन आयोग ने काउंसलिंग की अनुमति नहीं दी है, इसलिए उम्मीद नहीं है 15 दिसंबर तक पंचायत चुनाव पूरा होने के पहले काउंसलिंग हो सकेगी। शुक्रवार को शिक्षक नियोजन इकाई शिक्षा विभाग से जुड़े मामले को अपर मुख्य सचिव सहित माध्यमिक शिक्षा निदेशक मनोज कुमार, प्राथमिक शिक्षा निदेशक अमरेंद्र प्रसाद सिंह, विशेष सचिव सतीश चंद्र झा ने सुना। चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देने की मांग पर अपर मुख्य सचिव ने कहा कि सभी अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र जांच कराए बिना इस बार नियुक्ति पत्र नहीं दिया जाएगा। अभ्यर्थियों ने कहा कि दूसरे राज्यों की सर्टिफिकेट जांच में देरी हो सकती है। इस पर अपर मुख्य सचिव ने कहा कि टीईटी प्रमाण पत्र की जांच के बाद नियुक्ति पत्र देने पर विचार किया जा सकता है। बांका जिला के बौसी प्रखंड के अंगूर जबरा नियोजन इकाई से चयनित अभ्यर्थियों ने अनुरोध किया कि जिन अभ्यर्थियों का गलत चयन किया गया उन्हें चयन मुक्त कर सही अभ्यर्थियों का चयन रद्द नहीं किया जाए। इस पर 10 दिनों में बांका के डीईओ से रिपोर्ट लेने की बात कही गई है। यहाँ अगली अपडेट की चर्चा करें तो 15 नवंबर से टर्म 1 की परीक्षा शुरू होंगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 10वीं 12वीं की टर्म बोर्ड की परीक्षा नवंबर दिसंबर में आयोजित होगी। ये परीक्षा लगभग 4 से 8 हफ्ते तक चलेगी। बोर्ड की कोशिश है कि हर हाल में परीक्षा 15 नवंबर से शुरू हो जाए। परीक्षा नियंत्रक संजय भारद्वाज ने बताया, यदि किसी कारणवश परीक्षा इस तारीख को नहीं शुरू हो पाती है तो 1 दिन आगे या पीछे हर हाल में शुरू कर दिया जाएगा। 11 अक्टूबर से डेट शीट जारी करने की तिथि से घोषणा कर सकता है। अक्टूबर तक डेट शीट और दिशा निर्देश में जारी कर सकता है। टर्म 1 की प्रायोगिक और मुख्य परीक्षा इसमें शामिल होंगी। बोर्ड किसी भी विषय की परीक्षा ऑनलाइन नहीं लेगा। बोर्ड परीक्षा के लिए सेट मार्किंग स्कीम को सौंपेगा। परीक्षा 90 मिनट की होगी। इसके साथ ही छात्रों को OMR सीट पेन से उत्तर भरने होंगे। सीट में इस बार एक अतिरिक्त गोला भी होगा। किसी
प्रश्न का गलत उत्तर गोले में भर देता है तो वह अपने उत्तर को सही करना चाहता है तो इस अतिरिक्त गोले में छात्रों को पेन से सही की संख्या लिखनी होगी। सीबीएसई के अनुसार 10वीं और 12वीं के छात्र जिस दिन परीक्षा देंगे उसी दिन स्कूलों को छात्रों की कॉपी चेक करके बोर्ड को भेजनी होगी। टर्म 2 में कोरोना की स्थिति बिगड़ने पर नहीं होगी विवरणात्मक परीक्षा। अगली अपडेट की यहाँ चर्चा करें। 2865 स्कूलों में वर्षा जल संचयन के लिए संरचना बनेगी। उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में वर्षा जल संचयन के लिए व्यवस्था की जा रही है और वित्तीय वर्ष 2021-22 में राज्य के 38 जिलों में चिन्हित स्कूलों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए भौतिक संरचना के निर्माण हेतु 6 करोड़ 46 लाख रुपए की स्वीकृति दिया गया है और तत्काल इस योजना को जमीन पर उतारने के लिए 2 करोड़ 11 लाख 20 हजार रुपए व्यय और विमुक्ति की भी स्वीकृति दिया गया है। जल संचय भौतिक संरचना निर्माण के लिए प्रति विद्यालय 80,000 खर्च का आकलन तैयार किया गया। इसी वित्तीय वर्ष में संरचना तैयार होगी। जिले में माध्यमिक उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के चयन को प्राथमिकता भी दिया जा रहा है। जहां 3000 वर्ग फीट क्षेत्र है उसका चयन होगा और उसके बाद उन विद्यालयों में वर्षा जल संचयन के लिए वाटर हार्वेस्टिंग का निर्माण किया जाएगा। आज की अपडेट के लिए फिलहाल इतना ही। अभी आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। सामने सब्सक्राइब का बटन है, उसको टिप दीजिएगा, बिल्कुल फ्री है, जिससे आने वाला आपको शिक्षक न्यूज अपडेट आपको मिलता रहे। धन्यवाद।